अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पूरा डिस्कस किया था ना, हाँ जिसमें एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, उसमें बहुत सारे मेथड्स थे। फ्रॉम हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें सोडा लाइम ट्रीटमेंट, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, और एक मीथेन को हाँ प्रिपेयर करने का एक स्पेशल मेथड था एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के हाइड्रो। बेरिलियम कार्बाइड से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, यानी जो एल्केन फैमिली के हाँ मेंबर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी डेंसिटी, ये सारे फैक्टर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक। में। फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो देखिए फिजिकल ठीक। प्रॉपर्टीज जो हमारे एल्केन्स हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं या मेनली एल्केन्स की बात करें हम, तो एल्केन्स, हाँ जितने भी एल्केन्स होते हैं मोस्टली वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बहुत कम डिफरेंस होता है। तो हाँ कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। तो एल्केन्स जो होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ही लगते हैं ना। वॉन्डरवॉल फोर्सेस हाँ के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, और इतने वीक फोर्सेस होने की वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना वीक है। इन्हीं वीक फोर्सेस की वजह से जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं उनका फिजिकल स्टेट गैस है। ठीक है, उसके बाद तो हाँ जैसे जैसे हाँ मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा, तो इनका फिजिकल स्टेट भी गैस से लिक्विड, लिक्विड के बाद फिर लिक्विड, 18 फिर कार्बन लिक्विड से सॉलिड। इस तरह से होगा। वॉन्डरवॉल फोर्स हाँ जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना हाँ मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वॉन्डरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। और मॉलिक्यूलर साइज में भी अगर हम स्पेशली कहें तो मॉलिक्यूलर साइज में भी अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सरफेस एरिया बेसिकली जितना बढ़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये वॉन्डरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। वॉन्डरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? Shape and hence the structure of the molecule. The magnitude of these forces of attraction depends upon surface area of contact between adjacent molecules. Greater the surface area, stronger is the van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction इंक्रीज करता है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज या मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अब इसी पॉइंट पे बेस देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एल्केन्स का बॉइलिंग हाँ पॉइंट, अभी हमने आपसे कहा कि एल्केन्स जो है वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और वीक हाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स इसमें बढ़ाते जाएंगे, जैसे मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा, है ना। और मॉलिक्यूलर हम्म, साइज इंक्रीज करेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। और वॉन्डरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एल्केन्स के अंदर अगर हम हाँ बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इंक्रीज होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिएगा CH4, तो मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? C2H6 का, 2 कार्बन के एल्केन्स का। हाँ 2 कार्बन से ज्यादा किसका है? 3 कार्बन का, यानी प्रोपेन का है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। हाँ सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए आप 2 या मोर देन 2 एल्केन्स को कंपेयर करते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तब आपको ब्रांचिंग देखनी होगी कि एल्केन्स के अंदर ब्रांचिंग कितनी ज्यादा है, ब्रांच जो एल्केन है या स्ट्रेट चेन एल्केन। जैसे मान लीजिए आप ब्यूटेन को ले लें या पेंटेन को ले लें, तो ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपेन से ज्यादा है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से है। लेकिन अगर ब्यूटेन के अंदर हम बात करें तो ब्यूटेन के भी 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं।
एक एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन जो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और एक आइसोब्यूटेन जिसमें ब्रांचिंग है। तो जब आप सेम कार्बन एटम्स के एल्केन्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन्स को कंपेयर करते हैं, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी एल्केन के अंदर, सेम कार्बन के एल्केन्स की कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, इनको आइसोमेरिक एल्केन्स भी कहते हैं। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स में हम ये देखेंगे कि जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने पे। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचेस बढ़ता है, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ब्रांचेस बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप में आने लगता है, और स्फीयर का सरफेस एरिया सभी ज्योमेट्रीज में सबसे कम है। जितने मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर स्फेरिकल शेप आएगा या स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा, और जितना उसके मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा, उतना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है, अगर आपको अलग अलग एल्केन्स में कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले आप क्या देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए। ठीक है, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर सेम कार्बन के अलग अलग एल्केन्स को कंपेयर करना है तो ब्रांचिंग देखिए। स्ट्रेट चेन एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट या अनब्रांच्ड एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ब्रांच्ड एल्केन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पे स्फेरिकल शेप आता है मॉलिक्यूल में और उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कम हो जाता है। लिखा हुआ है ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड आइसोमर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जरा यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल में समझाया। यहाँ पर देखिए, हमने पेंटेन के ही 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहाँ पर हमने 3 एल्केन बनाए और तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे तो 5 है ना, ये तीनों ही पेंटेन है। लेकिन पेंटेन में कैसे पेंटेन है? देखिए, ये एन पेंटेन है यानी नॉर्मल पेंटेन है। कैसा पेंटेन है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और ये कैसा पेंटेन है? पेंटेन। इसमें नियो। कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, और इसमें आप देखेंगे तो 2 ब्रांच है। ठीक है, अब ब्रांच में फर्क क्या पड़ेगा? तो देखिएगा, इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो लगभग ऐसा शेप है ना। अगर मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो लगभग ऐसा है, थोड़ा सा स्फेरिकल कैरेक्टर आया, थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं हो रहा मॉलिक्यूल। और इसमें देखिए मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है, स्फेयर। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल कैसा होता जाएगा? स्फेरिकल शेप में आता जाएगा, स्फेरिकल हो जाए। और स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है। जितना स्फेरिकल शेप होगा मॉलिक्यूल का, उतना उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया पे ही वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होते ही वैन डर वाल्स फोर्स कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, यहाँ बॉइलिंग 36 है, यहाँ 28 है, और यहाँ पर 9.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कभी एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना हो तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देखिए। ठीक है ना, जिसमें ज्यादा कार्बन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब एक बात हम आपको बहुत क्लियर कह दें, जैसे मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का, इथेन से ज्यादा ब्यूटेन का, प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन का। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन से ऑलवेज पेंटेन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। पेंटेन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब जरा मेल्टिंग पॉइंट को आइए। एल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट, बट द वेरिएशन इज नॉट सो रेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट भी जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा एल्केन में, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे मीथेन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का, इस तरह से होगा। लेकिन इसमें उतना रेगुलर वेरिएशन नहीं होता जितना बॉइलिंग पॉइंट में होता है। दूसरी बात,
एल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट में एक फैक्टर काम करता है, एल्केन्स ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉमनली नोन एज अल्ट्रेशन इफेक्ट। एल्केन्स में जो इवन कार्बन के एल्केन्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन के एल्केन्स से ज्यादा होता है, यानी इवन कार्बन के एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से हायर होता है, जितना आप उम्मीद करोगे उससे ज्यादा मिलेगा। या इवन कार्बन के एल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एडिशनल फैक्टर आपको मिलता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन के एल्केन्स से बेटर होता है। इवन कार्बन के एल्केन जैसे ब्यूटेन मान लीजिए, ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ऑड कार्बन के, जैसे प्रोपेन है ना, हाँ तो प्रोपेन से बेटर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज आपके पास कोई एल्केन है 3 कार्बन का, ठीक है, 3 कार्बन का एल्केन कौन सा हुआ? हाँ प्रोपेन। तो अगर हम प्रोपेन से ब्यूटेन में मूव कर जाएं, 4 कार्बन में मूव कर जाएं, ठीक है, तो मेल्टिंग हाँ पॉइंट बढ़ेगा। हाँ हाँ आप यहाँ पर एक चीज देखिए, हम ऑड कार्बन के एल्केन से इवन कार्बन के एल्केन में मूव कर रहे हैं, है ना, तो हाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। इंक्रीमेंट तो होगा मेल्टिंग पॉइंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने पे, लेकिन वो इंक्रीज ज्यादा होगा। अगर वही हम 4 से 5 ठीक। कार्बन में बढ़े, मतलब इवन कार्बन के एल्केन से ऑड कार्बन के एल्केन्स में जाएं, तो भी मेल्टिंग ऑड पॉइंट, में। लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना ऑड से इवन में आने में बढ़ता है। ठीक है, सही बात समझ में आई? आ गई। तो इवन कार्बन के एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, या ये कह लो ठीक। कि जब आप ऑड कार्बन के एल्केन से इवन कार्बन में मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज होगा, किसके कंपैरिजन में? जब आप इवन से ऑड में जाएंगे। ऑड में बढ़ेंगे तो। या ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि इवन कार्बन के एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यहाँ ठीक। पर एक फैक्टर से ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखिएगा इस फैक्टर को। एक्चुअली जो इवन जो एल्केन्स का स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग कार्बन चेन में होता है। एल्केन्स एल्केन्स के हाँ अंदर कार्बन चेन जो होती है वो जिगजैग मैनर में होती है। जिगजैग मैनर मतलब ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट वे हाँ में नहीं होती हाँ। है, ऐसे कार्बन की चेन नहीं होती है, ऐसे जिगजैग होती है। तो जिगजैग स्ट्रक्चर में ठीक। होता क्या है कि जो इवन कार्बन के एल्केन्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल ज्यादा होता है। जैसे ये इवन कार्बन देखिए दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 हो गया, यहाँ कार्बन नंबर 2 हो गया, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 हो गया, यहाँ पर कार्बन नंबर 4 हो गया। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन के अंदर कार्बन एटम्स का जिगजैग चेन है, ठीक है, ये ठीक। ज्यादा सिमेट्रिकल हाँ स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? यानी अगर हम इसमें देखें तो एक इमेजिनरी प्लेन के ऊपर 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। अगर एक इमेजिनरी हाँ प्लेन से हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो आप देखिए ऊपर 2 कार्बन दिख रहे हैं। ऐसे अगर हम यहाँ हाँ। देखेंगे, उस इमेजिनरी प्लेन के बिलो देखेंगे, तब भी हमें 2 कार्बन दिखेंगे। तो लगभग ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर वही हम ऑड कार्बन के हाँ एल्केन्स की बात करें, जैसे ये है प्रोपेन 1 2 3, ठीक है, और कोई इमेजिनरी प्लेन अगर हम यहाँ एज्यूम करें तो आप देखिए प्लेन के ऊपर 1 कार्बन का पोर्शन है 1 कार्बन और प्लेन के और नीचे नीचे 2 2। कार्बन। तो बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये नहीं हुआ, है ना। हाँ जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में पैक होते हैं क्लोजली तो बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, उसको एफिशिएंट पैकिंग कहते हैं, ठीक है। इवन ठीक। कार्बन के हाँ एल्केन्स अपने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से, ध्यान रखिएगा एक सिंगल लाइन में बोलेंगे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का रीजन, तो इवन कार्बन के हाँ एल्केन्स का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से वो वेल पैक्ड होते हैं। आपस में उनकी जो नेटवर्किंग है, आपस में जो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इसलिए उसका मेल्टिंग ठीक। पॉइंट हाई ज्यादा। होता है एज कंपेयर टू एल्केन्स विद हाँ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। ठीक है। हाँ इसको पढ़िएगा पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पर समझाया है। तो अगर हम एक सिंगल वर्ड में आंसर आपसे पूछें कि इवन कार्बन के एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हायर है, एक वर्ड में अगर आप आंसर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्रिकल सिमेट्री। स्ट्रक्चर। सिमेट्री उसके अंदर होती है,
यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम के ठीक। थ्रू आपको एग्जांपल दिखाया। यहाँ पर देखिए 2 एल्केन्स हमने दिखाए हैं, ठीक है ना, एक सिमेट्रिकल एल्केन्स हाँ मतलब इवन कार्बन हाँ। का, और एक अनसिमेट्रिकल यानी ऑड कार्बन का। और तो कर। इवन कार्बन के एल्केन्स में देखिए इसमें सिमेट्री ज्यादा है। सिमेट्री कैसे ज्यादा है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेन एज्यूम कर लें तो देखिए प्लेन के ऊपर हमें 3 कार्बन का रीजन दिख रहा प्लेन के ऊपर 3 कार्बन, प्लेन के है। हाँ, नीचे भी 3 कार्बन। या अगर हम और बनाएंगे तो हमें प्लेन के ऊपर CH3 CH2 एंड CH3 पार्ट दिख रहा है ना। हाँ इनके नीचे भी जाएंगे तो CH2 CH2 CH3 दिखेगा, सिमेट्रिकल ज्यादा हाँ है। हाँ। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए उतनी सिमेट्री हमें नहीं दिख रही है। ऊपर देखेंगे CH2 हाँ CH3 दिख प्लेन रहा के है, यहाँ ऊपर 2 CH3 कार्बन। CH3 दिख रहा है। हाँ अब इससे क्या होता है, उनके पैकिंग पे क्या फर्क पड़ता है, जरा पैकिंग भी देख लीजिए। उसके नीचे मैंने पैकिंग भी दिखाया है। ये ऑड कार्बन के एल्केन्स है, ये इवन कार्बन के। पैकिंग में देखिएगा जरा, एफिशिएंट पैकिंग हम किसको कहते हैं। ऑड कार्बन में क्या हुआ, जैसे ये मॉलिक्यूल चल रहा था है ना, ऐसे यहाँ पर खत्म हो गया, हाँ नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब जरा इसे देखिएगा, यहाँ पर इतना स्पेस वैकेंट है, इनके बीच में हाँ। इतना स्पेस है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। फिर यहाँ से जब थर्ड मॉलिक्यूल स्टार्ट होगा तो फिर इतना स्पेस आपके पास वैकेंट होगा, मतलब उतना वैकेंट क्लोजली होगा। मॉलिक्यूल्स पैक्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये सेकंड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एंड हो रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से हाँ स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर देखिए गैप बहुत कम है। कम है ना। यानी मॉलिक्यूल्स के हाँ बीच में जो पैकिंग आप देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पैकिंग है वो बहुत एफिशिएंट पैकिंग है, इतना ही गैप है। यहाँ पर अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप देखेंगे तो ये गैप है, ठीक। मतलब मॉलिक्यूल्स उतना क्लोजली पैक नहीं हो पाते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से, जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले एल्केन्स हो जाते हैं। और इसलिए सिमेट्रिकल एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ज्यादा होता एज है कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स या ऑड अनसिमेट्रिकल। कार्बन के एल्केन्स के रिस्पेक्ट में। ये ऑल्टरेशन इफेक्ट है। हाँ अब सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर हाँ। सेम कार्बन के हम अलग अलग एल्केन्स के को कंपेयर करें तो जितना अनब्रांच्ड एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, और जितना ब्रांच्ड होगा, जितनी ज्यादा उसमें ब्रांचिंग होगी या जितना ज्यादा उसके अंदर स्पेरिकल कैरेक्टर होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब हम सॉल्युबिलिटी ठीक। की बात करें। सॉल्युबिलिटी के लिए एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि जो सॉल्यूट होते हैं वो अपने ही टाइप के, अपने ही नेचर के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे अगर कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहता है, कोई नॉन ठीक। पोलर हाँ सॉल्यूट है तो नॉन नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होगा, है ना, ऐसे ही होता है, हाँ। लाइक हम्म। डिजॉल्व। अब आपने कहा एल्केन्स कैसे होते हैं, एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर। तो नॉन हाँ पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी बेटर होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मतलब बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब वाटर में नहीं ये सॉल्युबल होंगे एल्केन्स, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर है, ठीक। अल्कोहल है, ये सब पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में, इसमें सॉल्युबल हो जाता है। तो सिंपल सा रूल है, लाइक ठीक। डिजॉल्व्स लाइक। लाइक। डेंसिटी ऑफ एल्केन्स को अगर हम देखेंगे तो एल्केन्स की डेंसिटी कम होती है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाएंगे उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन कितनी भी डेंसिटी बढ़ जाए एल्केन्स की डेंसिटी वाटर से कम होती है। डेंसिटी का मतलब हो गया कि ये वाटर से हमेशा हल्के होंगे, कोई भी एल्केन ले लो वाटर से हल्का होगा वो। यानी अगर किसी एल्केन को हम वाटर में मिक्स करें और वो एल्केन अगर लिक्विड एल्केन है और वाटर में मिक्स करें तो एल्केन की लेयर ऊपर होगी, ठीक है। तो ठीक। डेंसिटी इनकी कम होती है वाटर से। अगर वैसे बात करें, इनके अंदर बात करें तो कार्बन एटम बढ़ाने पे इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक। लेकिन मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है एल्केन की वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मैक्सिमम लिमिट है। जबकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मतलब 0.8 से ऊपर एल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर की डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। हाँ ठीक। तो हाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स हैं, एल्केन्स
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है कि कार्बन की सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू सेटिस्फाइड है ना। हाँ। तो सैचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से जो मेन रिएक्शन है एल्केन्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जिसे कहते हैं। एल्केन्स मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रेफर करते हैं, जिसमें कोई एक ग्रुप या कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप एल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को आकर सब्स्टिट्यूट करेगा या रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो हाँ। एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करते हैं, और इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो एल्केन्स के अंदर इनके हाइड्रोजन एटम्स को कौन रिप्लेस करेगा, कोई फ्री रेडिकल रिप्लेस करेगा। मोस्टली कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा जो फ्री रेडिकल नेचर का होगा और वो इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, पहले यहाँ से क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन या एल्केन is replaced by an atom or group of atoms is called substitution reactions, है ना। मेन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्केन्स की। इसमें पहला रिएक्शन, इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। जैसे पहला है हमारे पास हेलोजिनेशन। अब नाम से क्लियर है, कौन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को? हेलोजन। हेलोजन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एल्केन्स का हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस होगा तो वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। कैसे होगा रिएक्शन ये? हाँ। हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए आपको एल्केन को ट्रीट करना होगा एक सुटेबल हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन का वो ये है, मतलब वैसे आप किसी भी हेलोजन से ट्रीट कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हेलोजन है इस हेलोजिनेशन प्रोसेस के लिए वो फ्लोरीन है। मतलब अगर फ्लोरीन के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लोरीन का जो क्लोरीन के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या जो हेलोजिनेशन का स्पीड होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ब्रोमीन के साथ थोड़ी और स्लो रिएक्शन होगी और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन सबसे स्लो होगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को लेकर हेलोजेंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है। अब इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिए, फ्लोरिनेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है, वो एक्सप्लोजन का चांस होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। और आयोडीनेशन भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत स्लो रिएक्शन है। तो हेलोजिनेशन में जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनका स्पीड ऑफ रिएक्शन भी मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। तो जैसे हेलोजिनेशन में नंबर 1 है आपका क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का मतलब हो गया किसके साथ हम रिप्लेस करेंगे? इसका मतलब एल्केन्स को हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्लोरीन धीरे धीरे या वन बाय वन एल्केन्स के हाइड्रोजन एटम्स को क्या करता जाएगा? रिप्लेस करता जाएगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना। अगर आप हेलोजन ज्यादा अमाउंट में देंगे तो वन बाय वन वो सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देगा। अगर हेलोजन कम अमाउंट में लेंगे तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट होगा, केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्योंकि उसके बाद हेलोजन कंज्यूम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हेलोजन एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो तब तक रिप्लेस करता रहेगा एल्केन्स के हाइड्रोजन को जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। ठीक है ना। जैसे CH4 + Cl2, देखिए हेलोजिनेशन में जैसे क्लोरीन के साथ हमने मीथेन को ट्रीट कराया तो एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस किया, इसने बनाया CH3Cl, है ना। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, CH3Cl बना, क्लोरोमीथेन। फिर उस क्लोरोमीथेन पे फिर जब क्लोरीन अटैक करेगा तो डाइक्लोरोमीथेन, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। फिर एक क्लोरीन और अटैक हुआ तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और एक क्लोरीन और अटैक कर रहा है तो टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हेलोजन एक्सेस में है तो। लेकिन अगर हेलोजन लिमिटेड अमाउंट में है तो खाली यही स्टेप होगा, मतलब इसके बाद के स्टेप्स नहीं होंगे। अगर हेलोजन लिमिटेड है तो खाली यही होगा, इन 3 स्टेप से हमें बहुत मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप इसके बाद रिप्लेसमेंट तब होगा ना जब इस पे फिर हेलोजन अटैक करे, यानी हेलोजन अवेलेबल हो। अगर हम हेलोजन को लिमिटेड अमाउंट में ले लें, एल्केन को ज्यादा अमाउंट में लें और हेलोजन को लिमिटेड अमाउंट में लें, कम अमाउंट में लें, तो हम क्लोरोमीथेन तक ही प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है।
अदरवाइज क्या होगा, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन में, क्लोरोमीथेन भी मिलेगा, डाइक्लोरोमीथेन भी मिलेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन चारों का मिक्सचर मिलेगा। और यही इथेन में भी है, मीथेन हो या इथेन हो या प्रोपेन हो, जो भी आप लेंगे उसका जब हेलोजिनेशन करेंगे तो 1 by 1 उसके हेलोजन एटम्स रिप्लेस होते जाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। अब हेलोजिनेशन में दूसरा है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कुछ अलग नहीं है, जैसे क्लोरीनेशन है वैसे ही ब्रोमिनेशन है, यानी एल्केन को जब हम रिप्लेस हो ब्रोमीन के जाएगा। साथ ट्रीट करेंगे, हाँ, तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। बस इतना ये है कि इट हाँ इज लेस रेडली, मतलब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरीनेशन से कम होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस वैसे ही होना है ब्रोमिनेशन में। ठीक है, लिख लेंगे ब्रोमिनेशन अपने आप। हाँ ऐसे करो कि यहाँ पर Br2 कर देना, तो पहले CH3Br बनेगा, ब्रोमोमीथेन, फिर CH2Br2 डाइब्रोमोमीथेन, फिर CHBr3 डाइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, और CBr4 ट्राइब्रोमोमीथेन, यानी टेट्राब्रोमोमीथेन। टेट्राब्रोमोमीथेन। ठीक। और अगर आपको ब्रोमोमीथेन ही मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी तब मीथेन को लो एक्सेस अमाउंट में और ब्रोमीन को यूज करो लिटिल अमाउंट में। ठीक ठीक। है, हाँ हाँ कर लोगे ना ब्रोमिनेशन। हाँ हाँ। अब थर्ड हेलोजिनेशन में थर्ड है आपका आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्लियर है, किसके साथ ट्रीट करेंगे एल्केन को? आयोडीन के साथ ट्रीट आयोडीन को। करेंगे। लेकिन हाँ एल्केन के आयोडीनेशन में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एल्केन का जो आयोडीनेशन है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। और ये इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इस आयोडीनेशन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड HI, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसलिए वो आयोडो एल्केन को वापस रिड्यूस कर देता है एल्केन में। तो बैक प्रोसेस भी होगा, जैसे यहाँ पर देखिए आयोडीनेशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो रिवर्सिबिलिटी का एक इश्यू है। देखिए मीथेन का हम आयोडीनेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? CH3I आयोडोमीथेन। ठीक है, बट बाय प्रोडक्ट में ठीक। क्या हाँ। बन रहा है? अच्छा। और HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हमको याद हो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने HI प्लस फॉस्फोरस का यूज किया है आयोडो एल्केन को रिड्यूस करने के लिए। हाँ HI का यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ये HI बना एज अ बाय प्रोडक्ट, बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये प्रोडक्ट को यानी आयोडोमीथेन को वापस रिड्यूस करने लगेगा, किसमें? वापस मीथेन में। मीथेन में। तो हाँ। रिवर्सिबिलिटी का एक प्रॉब्लम आता है आयोडीनेशन में। यहाँ पर देखिए इसीलिए हमने आयोडीनेशन में रिवर्सिबल साइन का यूज किया हुआ है। ठीक। ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी का एक हाँ इश्यू है आयोडो एल्केन में। और इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करते हैं देखिए, इसीलिए जब हम आयोडीनेशन कराते हैं एल्केन्स का तो हम हाँ हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में प्रोसेस कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास आयोडिक एसिड है HiO3, या नाइट्रिक एसिड HNO3, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। ये तीन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनको याद कर लीजिएगा, जब भी हम आयोडीनेशन कराएंगे एल्केन्स का तो इन तीनों में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे। आयोडिक एसिड HiO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, या मर्क्यूरिक HNO3, ऑक्साइड मर्क्यूरिक HgO ऑक्साइड, की प्रेजेंस में। HgO। इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में। और क्यों कराएंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बैक जैसे रिएक्शन ही हो। HI फॉर्म होगा, HI ही रिएक्शन को रिवर्स कर रहा था, तो जैसे ही HI बनेगा, HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हाँ है ना? तो जैसे हाँ ही रिएक्शन में HI बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उस HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे या आगे कन्वर्ट कर देंगे I2 में। ठीक है, सिस्टम में HI बनेगा ठीक। जिसको ये I2 में चेंज कर देंगे, आयोडीन में चेंज कर देंगे। जब सिस्टम में HI होगा ही नहीं तो वो रिएक्शन को रिवर्स
नहीं कर पाएगा। जैसे नहीं ही कर HI पाएगा। बनेगा, बनते ही वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। क्लियर? ठीक। कैसे करेंगे जरा यहाँ पर देखिए, हम हाँ। तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले रखा था HiO3 आयोडिक एसिड, तो इस रिएक्शन के थ्रू देखिए, इस रिएक्शन में वो HI को किस में चेंज कर रहा है, I2 में। I2 में। अगर मान लीजिए आपने HNO3 लिया था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो भी देखिए HI को किस में चेंज कर रहा है, I2 में। I2 में। और अगर आपने मान लीजिए HgO का यूज किया था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो भी HI को किस में चेंज कर दे रहा है, HgI2 में। मतलब HgI2 में। HI वहां से रिमूव हो जाएगा रिएक्शन में बनते ही। जैसे ही HI बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उसको I2 में या HgI2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब HI सिस्टम में नहीं रहेगा तो रिएक्शन को वो रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है? ठीक। तो एल्केन्स के हाँ। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एल्केन्स को आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आयोडीनेशन जब एल्केन्स का करेंगे तो उसमें एक रिवर्सिबिलिटी का इश्यू है, और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आयोडीनेशन ऑलवेज किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराइए। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेंगे। ठीक है? ठीक। हाँ। चौथा हेलोजिनेशन में आता है फ्लोरिनेशन। तो फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स ये बहुत ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, या कह लो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, यानी दोनों क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आसान है, आयोडीनेशन में रिवर्सिबिलिटी का इश्यू है, और फ्लोरिनेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये और हाईली फ्लोरिनेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम इसलिए अवॉइड करते हैं। ठीक है? हम ठीक। डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ एल्केन्स को ट्रीट करना अवॉइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसे अवॉइड कर रहे हैं तो फिर हम एल्काइल फ्लोराइड्स बनाए कैसे। मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, ठीक है, हाँ। हमारे पास सपोज हमारे पास कोई एल्केन है, मीथेन ही मान लेते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इस मीथेन से अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें तो इसका क्लोरीनेशन आपके लिए आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन के साथ ट्रीट करिए सनलाइट के प्रेजेंस में। इसका ब्रोमिनेशन भी आप कह रहे हैं ठीक है, आसान है, आसान मतलब कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उस रिएक्शन में ना। इसका आयोडीनेशन आप करा रहे हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करके आप रिमूव कर सकते हैं। और इसका जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है यानी CH3F बनाने के लिए, ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन है। तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, है ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराने में। हाँ। तो फिर तरीका क्या है, हम मीथेन से कैसे CH3F बनाएंगे, है ना। इसका एक दूसरा तरीका है, ठीक। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मत करिए, आप मीथेन से क्लोरोमीथेन बना लीजिए या ब्रोमोमीथेन बना लीजिए, क्योंकि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होती है। फिर क्लोरो या ब्रोमोमीथेन जो आपने बनाया है उसको ट्रीट कर दीजिए फ्लोरीन के किसी सॉल्ट से। फ्लोरीन के कॉमन सॉल्ट्स में जैसे ऑर्सेनिक फ्लोराइड है, AsF3, एंटीमनी फ्लोराइड है, सिल्वर फ्लोराइड है ना, Hg2F2 है, इनके साथ ट्रीट कर दीजिए, ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। मान लीजिए आपने इसको ट्रीट कर दिया AgF के साथ, किसको, मिथाइल क्लोराइड को। हाँ। तो जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस होगा, मतलब ये Cl Ag के साथ आ जाएगा और Ag वाला जो हेलोजन है वो यहाँ आ जाएगा F। ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसको स्वार्ट्स मेथड कहते हैं। ठीक है, ये स्वार्ट्स मेथड है। ठीक। तो इस तरह से आप फ्लोरोएल्केन हाँ। बना भी लेंगे, लेकिन आपने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं नहीं किया, किया। तो आप रिएक्शन के वॉयलेंट होने से बच गए और हमें फ्लोरोमीथेन भी मिल गया। इसका मतलब अगर हमें कभी किसी हाँ। एल्केन से फ्लोरोएल्केन बनाना हो तो हमें एक ऑल्टरनेट पाथ सिलेक्ट करना होगा, उस एल्केन से पहले हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बनाना होगा। जो भी एल्केन है ठीक। उसका क्लोरिनेशन कर लीजिए या ब्रोमिनेशन कर लीजिए, उसको क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स में चेंज कर लीजिए। उसके बाद उस हाँ। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स को फ्लोरीन के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे
ऑर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ फ्लोरीन के साथ ट्रीट कर दीजिए। यहां से हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब या इन सॉल्ट्स में जो हैलोजन है फ्लोरीन वो कंपाउंड में चला जाएगा और कंपाउंड का हैलोजन यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू आप एल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं और एक्सप्लोजिव रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो हैलोजन एक्सचेंज का प्रोसेस है इसको कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं इसमें। अब एक क्लियर हो रहा नहीं हैलोजिनेशन? हाँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, अब देखिए जो हैलोजिनेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एल्केन है जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, टर्शरी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, हर टाइप का हाइड्रोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हैलोजिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन सुटेबल है या हैलोजिनेशन के लिए रिएक्टिव पोजीशंस क्या है? जैसे कि एग्जांपल देखिए, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH3, CH3, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अगर हम इसका हैलोजिनेशन कराएं, क्लोरीनेशन कराएं या ब्रोमिनेशन कराएं, इस एल्केन के अंदर आप देखेंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स भी हैं, ये सब प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, ये वाला सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, और इसके अंदर टर्शरी नेचर का भी हाइड्रोजन। इसके अंदर तीनों टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है और टर्शरी टाइप का हाइड्रोजन भी है। तो जब इसका हैलोजिनेशन करेंगे, मतलब इसका क्लोरीनेशन या इसका ब्रोमिनेशन जब हम करेंगे, तो जो क्लोरीन या ब्रोमीन रिप्लेस करेंगे वो किस टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, किस टाइप के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे आसान है या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहां पर देखिएगा, जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन है वो क्या है, जरा देखिएगा। क्लोरीनेशन के लिए टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी टाइप के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका रेट ऑफ रिप्लेसमेंट या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 5:3.8:1 फॉर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स की, वो 5:3.8:1 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर किसी एल्केन का आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो जितनी देर में टर्शरी टाइप के 5 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे उतनी देर में सेकेंडरी नेचर के केवल 3.8 रिप्लेसमेंट होंगे और प्राइमरी नेचर के केवल 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। इस रेशियो में रहेगा। नई बात समझ में आई? अगर हम इस रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 50:38, 3.8 को मल्टीप्लाई कर दें /10। मतलब जब किसी एल्केन का हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो जितनी देर में टर्शरी टाइप के 50 हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा उतनी देर में सेकेंडरी नेचर के केवल 38 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे और प्राइमरी नेचर के केवल 10 हाइड्रोजन एटम्स ही उतनी देर में रिप्लेस हो पाएंगे। यानी रिप्लेसमेंट के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी हाइड्रोजन की सबसे अच्छी है ना। टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट सबसे फास्ट है हैलोजिनेशन में। और ये चीज जरा ब्रोमिनेशन के लिए देखिएगा, अगर उसी एल्केन का हम ब्रोमिनेशन कराएं तो ये ऑर्डर ये है 1600:82:1, इतना डिफरेंस। यानी जितनी देर में टर्शरी नेचर के 1600 हाइड्रोजन एटम्स पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा उतनी देर में सेकेंडरी नेचर के केवल 82 और उतनी देर में प्राइमरी नेचर का केवल 1। तो इतना डिफरेंस है, यानी 1600 रिप्लेसमेंट टर्शरी हाइड्रोजन पे होंगे तब प्राइमरी हाइड्रोजन का 1 रिप्लेसमेंट होगा। ये बात समझ में आई?
और सेकेंडरी नेचर के आगे। केवल 82 या 82। तो यहाँ पर गैप ज्यादा है, डिफरेंस देखिए आप हाँ ना। क्लोरीनेशन में बहुत तो ज्यादा है। 50, 38 और 10 का रेशियो है ना, थोड़ा सा। हाँ लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1600 टर्शरी रिप्लेसमेंट्स होंगे, तब 82 केवल सेकेंडरी रिप्लेसमेंट्स होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन के। और उतनी देर में प्राइमरी टाइप हाँ हाइड्रोजन का केवल एक रिप्लेसमेंट एक्टिव हुआ उतनी देर में। केवल। हाँ तो मतलब ये हुआ हाँ कि किसी एल्केन में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हर टाइप का अगर हाइड्रोजन है तो हेलोजिनेशन मेनली जो होता है वो टर्शरी हाइड्रोजन पे बेस्ट होता है। ठीक। ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन के बाद हेलोजिनेशन सेकेंडरी टाइप के हाइड्रोजन पे होता है। ठीक है ना। और सबसे कम हम्म जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सबसे स्लो प्रोसेस होता है हेलोजिनेशन में, जब हेलोजन को प्राइमरी नेचर के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक। नई बात समझ में आई? आ गई। पक्का? हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा जो ये हमने बताया। क्लोरीनेशन के लिए ये ऑर्डर भी कभी कभी आता है। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 5:3.8:1। ठीक है, हाँ 5:3.8:1। 1। और ब्रोमिनेशन के लिए 1600:82:1। ठीक। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन पे, यानी हेलोजिनेशन प्रोसेस होता कैसे, मैकेनिज्म क्या है, इसमें स्टेप्स क्या है। तो हमने जो बेसिक ठीक। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे मैकेनिज्म, उसमें हमने फ्री हम्म रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, हम्म वही है। जो एल्केन्स का हेलोजिनेशन प्रोसेस है, चाहे वो क्लोरीनेशन प्रोसेस हो, चाहे वो ब्रोमिनेशन प्रोसेस हो, चाहे वो आयोडीनेशन प्रोसेस हो, क्लोरीन का हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, या और अच्छे से बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो 3 स्टेप्स में मेनली होती है। कौन कौन से? पहला, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक। इस स्टेप में क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप। अटैकिंग फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, खाली फॉर्मेशन। यानी जो भी आप हेलोजिनेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो क्लोरीनेशन में क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा पहले स्टेप में। कैसा ठीक। क्लीवेज होगा? होमोलिटिक होमोलिटिक। क्लीवेज होगा CL बॉन्ड का। और क्लोरीन फ्री रेडिकल हाँ का जनरेशन होगा जो आगे जाकर अटैक करेगा। यानी फर्स्ट स्टेप में केवल होमोलिटिक क्लीवेज होगा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का, या अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड का, या आयोडीनेशन कर रहे हैं तो आयोडीन ठीक। आयोडीन बॉन्ड का, इस तरह से। ठीक है ना। आयरन आयरन बॉन्ड को। सनलाइट की ठीक। प्रेजेंस में हाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगा हेलोजन मॉलिक्यूल का। और अटैकिंग फ्री रेडिकल, जैसे यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया अगले स्टेप में अटैक करने के लिए। तो इनिशिएशन स्टेप में केवल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज है। ठीक। नेक्स्ट स्टेप है इसका चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? जो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं स्टेप 1 में, ये फ्री रेडिकल्स हाँ एल्केन मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। वो फ्री रेडिकल फिर फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, वो एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। इस तरह से हर ठीक। स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होंगे जो अगले स्टेप के लिए अटैकिंग रिएजेंट होंगे, और एक नया फ्री रेडिकल सिस्टम में जनरेट कर देंगे। इस तरह से चेन कंटिन्यू रहेगी। जैसे अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना स्टेप नंबर 1 में, चेन इनिशिएशन स्टेप में, हम्म उस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन के फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक किया, ये CH4 था। ठीक है। हम्म और मीथेन का हाँ होमोलिटिक क्लीवेज कराया यहां से। ठीक। और हम्म होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या बनाया? बाय प्रोडक्ट HCl बनाया और मिथाइल फ्री रेडिकल सिस्टम में HCl। जनरेट करके छोड़ दिया। अब ये हाँ मिथाइल फ्री रेडिकल अगले स्टेप में अटैकिंग फ्री रेडिकल का काम करेगा। ये फ्रेश क्लोरीन पे रिएक्ट करेगा, उसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा, हाँ CH3Cl बनाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल को जनरेट करके सिस्टम में छोड़ देगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से मिथेन पे अटैक करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बना देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करके छोड़ देगा। मतलब यही 2 स्टेप चलते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ देखिए ओरिजिनली क्या हो रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है क्लोरीन फ्री रेडिकल, और मिथाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन कर दे रहा है HCl के साथ।
फिर मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल को जनरेट कर दे रहा है विद फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। ठीक है, और फिर वापस से अब फिर क्लोरीन ये फ्री इसी तरह से रेडिकल। हाँ मीथेन, यही स्टेप 1 रिपीट हो जाएगा, HCl बनेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल, हाँ। फिर सेकंड स्टेप रिपीट हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो आप देखिए हर स्टेप में HCl CH3Cl फिर HCl फिर CH3Cl इस तरह से बनते रहेंगे, ये प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होते रहेंगे अगले स्टेप में अटैक करने के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये CH3Cl बहुत ज्यादा बन गया, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये CH3Cl बहुत ज्यादा सिस्टम में बन गए, तो अब इस CH3Cl पे अटैक होना शुरू होगा और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होने लगेगा, यानी तब CH2Cl2 का नंबर आने लगेगा। जैसे मान लीजिए सिस्टम में CH3Cl बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ पर देखिए जैसे, हाँ तो ज्यादा जब CH3Cl हो गए तो अब क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन के फ्रेश मॉलिक्यूल की जगह CH3Cl पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहां से बनाया हाँ हाँ। HCl और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करके छोड़ दिया CH2Cl। CH2Cl। CH2Cl ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, फ्रेश क्लोरीन से, और प्रोडक्ट बनाया CH2Cl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल छोड़ दिया सिस्टम में। ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बना उसने CH2Cl जो यहाँ बना था ये, इससे फिर रिएक्ट किया, CH2Cl2 से। हाँ CHCl2 तो फ्री रेडिकल बना के छोड़ CHCl2 दिया। इस CHCl2 फ्री और रेडिकल ने HCl। क्लोरीन से रिएक्ट किया तो CHCl3 प्रोडक्ट बना दिया। ठीक। इस CHCl3 प्रोडक्ट बनाया, क्लोरीन फ्री रेडिकल छोड़ दिया, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने CHCl3 पे फिर वापस अटैक कर दिया तो CCl3 फ्री रेडिकल बन गया। CCl3 फ्री रेडिकल ने फ्रेश क्लोरीन पर रिएक्ट कर लिया तो CCl4 बना दिया। इस तरह से आगे के जो प्रोडक्ट्स हमने सिखाए थे CCl4। वो भी बनेंगे, लेकिन कोई भी स्टेप हो, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है। फिर लास्ट स्टेप आता है चेन का टर्मिनेशन चेन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हैं, चाहे वो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हों या चाहे वो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हों, है ना, जो भी फ्री हाँ रेडिकल्स हमारे सिस्टम में हैं वो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर लेंगे और चेन वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। जैसे अभी हमारे ठीक। सिस्टम में क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल घूम रहे थे, तो जब वो हाँ ज्यादा फ्री रेडिकल्स अंदर ज्यादा बन जाएंगे तो वो आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो टर्मिनेशन स्टेप में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करने लगे। हाँ। दूसरा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट करने लगे तो इथेन बना लेगा। और तीसरा, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर ले तो मिथाइल CH3Cl फ्री बना ले, रेडिकल से रिएक्ट करें। है ना। इन तीनों ही स्टेप्स में हाँ यहाँ पर देखिए कोई फ्री रेडिकल नहीं जनरेट हो रहा जो आगे अटैक करे जाके, हाँ। बल्कि फ्री रेडिकल्स आपस में अटैक करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, Cl2 CH3 CH3 CH3Cl। तो फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होने लगेंगे और चेन वहीं पर खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन स्टेप है। तो ये हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग ने इसे पढ़ा था, है ना। हाँ ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स है। ठीक। क्लियर हो गया पूरा मैकेनिज्म। हाँ तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में आएंगे तो उसका मेन जो प्रॉपर्टी है एल्केन का, मेन जो केमिकल प्रॉपर्टी है या जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसका पहला एग्जांपल है ठीक। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन। कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये और चेन प्रोसेस, ये एक चेन प्रोसेस है, उस चेन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन ठीक। प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन। हाँ। अब सेकंड आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। तो अब आज एक ठीक है, आगे के डाल दीजिएगा नोट्स।
जैसे ये नाइट्रेशन के नोट्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, हाँ। इनका मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, नाइट्रेशन में। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेलोजिनेशन में सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन। उसकी ये रिएक्शंस हैं, इसका भी एक मैकेनिज्म है सल्फोनेशन का। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन लिस्ट पे आएंगे। ठीक है।